प्रश्न का आंसर करना, भारत में कागजी मुद्रा कब से आरंभ हुई है। ठीक है, तो किस वर्ष से भारत में कागजी मुद्रा को शुरू किया गया है, 1861, 1601, 1717 या फिर 1542। भारत में किस वर्ष से कागजी मुद्रा को प्रारंभ किया गया है। अब देखो मुद्रा तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, है ना। तो मुद्रा है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कागजी मुद्रा कब से प्रारंभ हुई है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1861। ठीक है भाई बात। तो 1861 में भारत में कागजी मुद्रा को शुरू किया गया। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। देखो 20 से ही प्रश्न करने वाला हूं, तो सेशन को एक बार शेयर कर दो ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि जब तक वो लोग जुड़े तब तक सेशन ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाए। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की बात की जा रही है, फाल्गुन, माघ, चैत्र या फिर ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग बताना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो है माह कौन सा होता है। और देखो ये प्रश्न पेट का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइएगा क्या होगा। तो पहला जो महीना होता है, जो पहला माह होता है, ये आपका चैत्र होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चैत्र। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, हमारे राष्ट्रीय गीत में किसका उल्लेख किया गया है। तो कौन सा आंदोलन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। किसने इसकी रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। अब जो ये हमारा वंदे मातरम है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसमें किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है, बहाबी आंदोलन, कूका आंदोलन, नील आंदोलन या फिर सन्यासी आंदोलन। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया गया। ठीक है, आंदोलन कौन सा होगा, तो सन्यासी आंदोलन। ठीक है, सन्यासी आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय गीत का उल्लेख, हमारे राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत जो हमारा कौन सा है, वंदे मातरम है, तो वहां पर सन्यासी आंदोलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर करना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ठीक है, बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। अब ये पहले हैं तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो बताइएगा कौन है। तो देखो ये 1909 में, ठीक है, कब, तो 1909 में ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं और पहले व्यक्ति हो जाएंगे रॉबर्ट पियरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो रॉबर्ट पियरी जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, 1909 में पहुंचते हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। पांचवें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 13 मई, 26 जुलाई या फिर 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर क्या होगा, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 मई को। ठीक है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। छठवें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है, क्रिकेट, जूडो, फुटबॉल या फिर कबड्डी। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिकेट होगा। ठीक है, तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम है, और जो ये अंबेडकर स्टेडियम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, क्रिकेट के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए या फिर फुटबॉल के लिए। सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर जो स्टेडियम है ये फुटबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। देखो ये एक क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन, और कहाँ पर है ये आपको बताना है, कानपुर, पटना, कोलकाता या फिर मुंबई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट सारे लोग आंसर करो। तो ईडन गार्डन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलकाता में ये स्टेडियम है। मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में कौन सा है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, बैडमिंटन से, शतरंज से या फिर टेबल टेनिस से। नवे प्रश्न का आंसर करना भाई सभी लोग। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, नवे प्रश्न का आंसर करना है।
और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके चेस से शतरंज प्लेयर है, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो 10वें प्रश्न का आंसर करना, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या फिर मुक्केबाजी? 10वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई। तो अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। थॉमस कप किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में दिया जाता है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, जूडो से है या फिर बैडमिंटन से है? 11वें प्रश्न का आंसर करना भाई। थॉमस कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैडमिंटन में, ठीक है। कहाँ पर? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। 12वें प्रश्न का आंसर करना, कौन सा खिलाड़ी है जो ब्लैक डायमंड के रूप में जाना जाता था? ठीक है, ब्लैक डायमंड के रूप में प्रसिद्ध था, बताना कौन सा खिलाड़ी होगा? रोनाल्डो, मेसी, पेले या फिर बाईचुंग भूटिया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पेले जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये ब्राज़ील के प्लेयर हैं और अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई है और ये जो है ब्लैक डायमंड के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेले। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शतरंज का आपने देखा होगा, शतरंज आपने चेस खेला होगा, तो जो बोर्ड होता है, जो भी आपका शतरंज होता है, चेस होता है, तो उसमें कितने आपको ब्लैक एंड वाइट करके कितने आपको, ठीक है, कॉलम देखने को मिलते हैं? तो 32, 72, 52 या फिर 64? क्या करेक्ट आंसर होगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 64 खाने, ठीक है। आपको क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 64 आपको कॉलम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी या फिर रग्बी? 14वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसबॉल है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 15वें प्रश्न की तरफ। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो खेल की बात हो रही है, तो 2 खिलाड़ी होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। पोलो खेल में कितने? तो 4 प्लेयर होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 16वें प्रश्न की तरफ। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, बताइएगा। तो सार्क देशों, सार्क की अगर लोग बात करेंगे, सार्क की स्थापना कब हुई है? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में, ठीक है। कहाँ पर? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय 1985 में स्थापना होती है। और सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के जो साफ्टा है ये 2006 से लागू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न का ऑप्शन डी। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन, लुसाने, जिनेवा, एम्स्टर्डम? 17वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लुसाने। कहाँ पर पड़ेगा ये? तो ये लुसाने जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा आपका लुसाने, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? 18वें प्रश्न का आंसर करना भाई। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं तो इनका आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? फटाफट आंसर करते चलो। 18वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये 4 वर्षों के अंतराल पर होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले 19वें प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बर्लिन, पेरिस, कोपेनहेगन या फिर ब्रुसेल्स? यूरोपीय संघ की बात हो रही है। देखो यूरोपीय संघ जो है स्थापना 1993 में होगा, ठीक है। तो स्थापना 1993 में होगा, 1993 में होगा। और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये ब्रुसेल्स में है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहाँ पर ब्रुसेल्स में क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। स्थापना 1993। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
20वें प्रश्न की बात करेंगे, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो देखो पहला वाला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, लेकिन अब कौन सा सही यहाँ पर आपको 3 तारीख दी गई है, 18 मई 1974, ठीक है, 11 मई 1998, 13 मई 1974 या फिर 11 मई 1974। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 मई 1974 को पहला सफल परमाणु परीक्षण होगा और इसको क्या किया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? तो स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी के समय में किया जाएगा। कब? 18 मई, डेट याद रखना, 18 मई 1974 को पहला परमाणु सफल परीक्षण किया जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, छोटा सा सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।